नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज दिल्ली के नेहरू पार्क से हम आपको देश और दुनिया की हर खबर बताने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम दोनों एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। यानी अब आपसे कोई भी खबर इस बुलेटिन को अगर आपने देख लिया तो मिस नहीं होगी। तो अगले एक नहीं बल्कि 2 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी और अच्छी खबर ये है कि भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने देखिए इतिहास रच दिया है। सिल्वर मेडल उन्होंने ओलंपिक्स में अपने नाम किया है। एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका है और ये बहुत अच्छी और बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता ब्रोंज मेडल। तो देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और पहले ऐसे ओलंपियन भारत के बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों कंसेक्यूटिव ईयर ओलंपिक्स में अपने नाम किए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल देर रात ये मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने भी इतिहास रच दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका। वहीं नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। और नवभारत से नीरज चोपड़ा ने खास एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, जिसमें नीरज ने कहा कि पेरिस में राष्ट्रगान नहीं बजवा सकता, लेकिन ये स्पोर्ट्स है, जो भी फैसला आता है उसे बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। फैसले को स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। देश के लिए मेडल जीतने की मुझे खुशी है। स्पोर्ट्स में उतार चढ़ाव चलता रहता है। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मैं अपनी कमियों को और दूर करूंगा। हमने सीजन का बेस्ट थ्रो किया। 2016 से अरशद के साथ खेल रहा हूँ। भगवान अरशद के साथ थे, आगे और मेहनत करेंगे, नीरज चोपड़ा ने ये भी कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरे देश को उम्मीदें थी गोल्ड मेडल के लिए। मेडल जीता है, जो प्राउड फील करवाया है, उसके लिए फर्स्टली आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? संतुष्ट हैं? कैसे देख रहे हैं आपका जो थ्रो था? आज सिल्वर मेडल पे आप खड़े हैं। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से या बॉडी कंडीशन के हिसाब से तो थ्रो ठीक है, लेकिन जब अरशद ने थ्रो लगाई, काफ़ी अच्छी थ्रो की और उस टाइम लग रहा था कि हाँ आज वो दिन है कि आज मुझे वो थ्रो लगानी है, जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। लेकिन वही है, दिमाग में जब थ्रो करने जाता हूँ तो फिटनेस पे बात आ जाती है कि ग्रोइन में प्रॉब्लम है, इसको फिट रखना है, इंजरी ना हो जाए। तो अगर वो दिमाग में बात आ जाए तो हम अपने 100% उस पर मैक्सिमम एफर्ट पे जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन था और एक ही थ्रो न भी उसी से मेडल आया है, तो वो काफ़ी सही है। इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सबको बहुत मज़ा आता है। जैवलिन में भी आज इंडिया पाकिस्तान हो गया। टॉप 2 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ गया। जब अरशद ने 92.97 थ्रो किया तो आई एम श्योर आपको खुशी भी हुई होगी उनके लिए। लेकिन उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, और कैसे ये एशिया को एक पावर हाउस बनते हुए देख रहे हैं एथलेटिक्स में, जैवलिन में? नहीं, बिल्कुल काफ़ी टाइम से हो रहा है। 2016 से मैं और अरशद कंपटीशन खेल रहे हैं साथ में और काफ़ी कंपटीशन रहा है हमेशा से। और जब अरशद ने थ्रो की तो काफ़ी अच्छी थ्रो थी और हमेशा जब भी कोई जेवलिन थ्रोअर आपस में अच्छी थ्रो करता है तो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन वही है कि मुझे भी लग रहा था कि हाँ आज का वो दिन है कि आज थ्रो निकालनी है। उसके हिसाब से तो नहीं हो पाया, लेकिन जितनी भी थ्रो लगी है वो अपनी कंट्री के लिए मेडल आया है, उसकी काफ़ी खुशी है। और ये तो स्पोर्ट्स है, ऐसे चलता रहेगा। आगे फिर से मौके मिलेंगे, फिर से अगला कोई गेम होगा, फिर से कंपटीशन होंगे और अच्छी मेहनत करके आएंगे और वो थ्रो भी लगा देंगे। नीरज, आखिरी सवाल है मेरा। आपकी एक फैन फॉलोइंग है देश भर से। पेरिस में भी लोग आए हुए थे आपको देखने के लिए। घर पे भी आपके हमने विजुअल्स देखे, पूरा आपका घर भरा हुआ था लोगों से देखने के लिए। तो कैसा लगता है जब आप ऐसा सपोर्ट देखते हैं? अपने लिए आपको आदत हो चुकी है, लेकिन एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि नीरज चोपड़ा को लुकअप करते हैं लोग। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी कि लोग इतना सपोर्ट करते हैं और उनको उनके अंदर एक विश्वास बना है मेरे लिए कि हाँ नीरज गया है तो करेगा। और काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी रही है। और जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 सालों से इंजरी की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, लेकिन वो जो लेवल तक मैं जाना चाहता हूं और जो अंदर
है वो चीज़ कि हाँ जा सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं इसको इंजरी के ऊपर काम करके इसको ठीक करके फिर उस चीज़ के और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और जो कहीं ना कहीं कमी अभी तक बनी हुई है उस पर काम करके उसको दूर करेंगे। और जो थ्रो है अंदर जो लग रहा है कि हाँ जितनी मैं थ्रो कर रहा हूँ उससे अभी कंसिस्टेंसी बढ़ाने का टाइम आ गया है, तो वो नीरज थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। पेरिस में इस वक्त 3 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि देश के जो लाखों एथलीट्स हैं वो आपको एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और साथ ही पूरे देश को जैसे आपने गौरव का पल दिया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो पीएम ने नीरज को असंख्य एथलीट्स का हीरो बताया है। नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का साकार रूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और साथ ही उन्हें बताया कि देश के जो ऐसे स्पोर्ट्समैन बनना चाहने वाले जो युवा हैं, असंख्य एथलीट्स हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो, आप एक हीरो हो जो आपको उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं और साथ ही उन्होंने उत्कृष्टता का साकार रूप उन्हें बताया है। तो देखिए नीरज चोपड़ा की कामयाबी बड़ी है और जिसकी गूंज पेरिस से हरियाणा के पानीपत तक अब सुनाई दे रही है। और देखिए घर पर तांता लगा हुआ है, लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। सिल्वर मेडल एक और भारत के नाम हुआ है। कल जब जेवलिन थ्रो में जबरदस्त परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने की है, आपको दिखाते हैं कैसे बधाई देने वालों की भीड़ जुटी हुई है। नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद अब यहाँ पर भारत का जैसे ही सिल्वर मेडल पक्का हुआ, नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जो आतिशबाजी है वो अब शुरू हो गई है और लगातार जो सेलिब्रेशन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर हिंद का सीना चौड़ा कर दिया। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय की नजरें पेरिस में भी गोल्ड पर टिकी थी। भारत ही नहीं पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार मान रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए गोल्ड पर कब्जा जमा लिया और गोल्डन बॉय को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता है, उनका दिल बढ़िया था जो जीते हैं। दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है। पहले गोल्ड और सिल्वर, बैक टू बैक दूसरा मेडल। पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में खेले गए फाइनल में नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। ये इस सीजन में नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। नीरज चोपड़ा एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। इसके अरशद नदीम ने जीता गोल्ड मेडल। अरशद नदीम का भी पहला थ्रो फाउल रहा। अरशद ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का फेंका। नदीम ने 2 बार 90 मीटर की दूरी को पार किया। अरशद नदीम ने बनाया ओलंपिक रिकॉर्ड। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंककर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, लेकिन वो फिर भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने में सफल रहे। नीरज आजादी के बाद ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वहीं इंडिविजुअल इवेंट में भारत के लिए चौथा सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। पूरा देश आज नीरज की शानदार उपलब्धि पर खुशी से झूम रहा है। नीरज चोपड़ा के चाचा हमारे साथ है। भीम जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते? पूरे देश को बधाई, पूरे देश का आशीर्वाद बच्चे को मिला था और बच्चे ने देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। हम उसके लिए बहुत ही सारे देश के शुक्रगुजार हैं। सारे देश का धन्यवाद करता हूं मैं। क्या कहेंगे, गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन सिल्वर पे आके लटक गए। ये संभावनाओं का खेल है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उसने अपने एफर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जो ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, बहुत ही अच्छी थ्रो की थी, वो गोल्ड का डिजर्विंग है। लग रहा है आगे नीरज और मेहनत करेंगे और गोल्ड अगली बार आएगा। पूरी कोशिश रहेगी।
गांव में क्या माहौल है अब सेलिब्रेशन का? आप देख रहे हो बम पटाखे बज रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है। गांव वाले खुश है पूरे खुश है। क्या कहेंगे आप? दूसरी दिवाली आज हमारे भाई ने दूसरी दिवाली मनाने का मौका दिया है। नीरज चोपड़ा ने दूसरी दिवाली का मौका बनाने का जो मौका है वो दिया है और नीरज चोपड़ा के जो चाचा हैं भीम चोपड़ा वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पूरे देश को धन्यवाद है जो भारत का नाम नीरज चोपड़ा ने रोशन किया है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जीते हैं और गांव में अभी भी खुशी का माहौल है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है और लोग काफी ज्यादा इस गांव में खुश नजर आ रहे हैं। अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत। बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आपको बता रहे हैं, आग से हड़कंप मच गया है जहां पर केशव राव भोसले नाट्यगृह में आग लगी है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की क्या वजह रही अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन भयानक यहाँ पर आग लगी और आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे नाट्यगृह में जबरदस्त आग लगी। हालांकि गनीमत इस बात की है कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी ये अभी वजह साफ नहीं आ पाई है। कलबुर्गी से जहाँ पर भीमा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, पुल के ऊपर भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अब हर तरफ सैलाब का मंजर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीमा नदी उफान पर है। अब नदी में उफान के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। देवल गंगापुर गांव में जो नदी का पानी है वो घुस चुका है, जिसकी वजह से निचले इलाके जलमग्न हो चले हैं। तो नदी में उफान के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है क्योंकि पुल के ऊपर से भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से कनेक्टिविटी में भी काफी ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और भूस्खलन का जो दौर है वो जारी है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, अल्मोड़ा में अचानक से एक नाले में बाढ़ आ गई और जिसमें एक गाड़ी मझधार में फंस गई। और फिर क्या हुआ, ये गाड़ी बाहर निकली या फिर नहीं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के जी का जंजाल बन गया है। जगह जगह रास्ते बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि नदी नालों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट इलाके में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। यहाँ उफनते बरसाती नाले को पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। दरअसल अल्मोड़ा जिले के सल्ट इलाके में पड़ने वाला पन्याली नाला बारिश के चलते अचानक से उफान पर आ गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक पिकअप वाहन पानी के तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पानी का बहाव इतना तेज था कि पिकअप वाहन मझधार में हिचकोले खाने लगा और फिर गाड़ी तेज बहाव के साथ बहने लगी। अचानक आए सैलाब की वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि वाहन के ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पिकअप वाहन में ड्राइवर के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये आज हमारे गांव में दिन में अचानक से बड़ी तेज बारिश आई। ये उसके बाद हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी बरसाती नाले उफान पर हों तो उसे पार करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से जान जोखिम में पड़ सकती है। इससे पहले भी पहाड़ों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां वाहन अचानक आए पानी के साथ बह गए और लोग देखते रह गए। कई मामलों में लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। तो जुलाई के महीने से शुरू हुई बारिश लगातार आफत बनकर के अगस्त में भी कहर ढा रही है। हम देख रहे हैं कि जबरदस्त मूसलाधार बारिश अलग अलग राज्य में अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। और गुजरात की बात करें तो हालात ये है कि शहर के शहर बस पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। बेबसी बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों से। मॉनसून ने आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात बना रखे हैं।
आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुजरात में इस बार मानसून बेलगाम नजर आ रहा है। गांव से लेकर शहर तक मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि लोग अब बारिश से तौबा कर रहे हैं। वडोदरा में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। खराब मौसम ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी पड़ी हैं। घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की हालत देखिए, सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। जल भराव के चलते पैदल चलना तक दूभर हो गया है। इस महिला को देखिए, पानी से होकर उसे गुजरना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस अंडरपास को देखिए, पानी भरा होने की वजह से रास्ते को ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो, क्योंकि इस अंडरपास से गुजरना जान जोखिम में डालने से कम नहीं। पूरे शहर की हालत लगभग एक जैसी है। सभी जगहों पर बारिश की वजह से जल भराव हो रखा है। जल भराव के बीच से गुजरने की वजह से कई वाहन खराब हो गए, जिस वजह से लोगों को धक्का लगाना पड़ा। प्रशासन की तरफ से लगातार पानी के निकासी को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से हर कोशिश फेल साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जल भराव ने शहर वासियों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। स्कूल, कॉलेज और रोजमर्रा के कामों पर जाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। गुजरात के अलावा अगर आप राजस्थान की तस्वीरें देखेंगे, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, जहां गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि दफ्तर और स्कूल जाना जान जोखिम में डालने से कम नहीं। और साथ ही सड़कों की बात करें तो वहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान भी तैर रहा है। हालात क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कई जिले बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। धौलपुर में बारिश के चलते कई घरों में पानी भर गया है। शहर के निचले इलाके सैलाब की मार झेल रहे हैं। पानी भरने की वजह से स्कूल जलमग्न हो गए हैं। बारिश और जल भराव के चलते सीवर भी ओवरफ्लो होने लगे हैं, जिससे गंदा पानी गलियों और घरों में पहुंच गया है। मकान की दीवार गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। करौली में भी बारिश से हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। जल भराव के चलते सड़कों के गड्ढे लोगों को नजर नहीं आ रहे, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश के चलते कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिससे घर में रखा रोजमर्रा का सामान खराब हो रहा है। बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कई जगहों पर जाम की वजह से लोग परेशान नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक आसमान से इसी तरह आफत बरसने के आसार हैं। और यूपी के कई जिलों की भी बात करें तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वाराणसी की बात करें तो जो गंगा नदी है वहां का पानी अब गलियों तक भर चुका है। हालात ये है कि वो घाट जहां हमेशा लोगों की भीड़ हुआ करती थी, अब सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ नजर आ रहा है। कैसे गंगा का पानी अब घाटों को डुबा चुका है, देखिए रिपोर्ट में तस्वीर वहां की। वाराणसी में बाढ़, बारिश और सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से गंगा अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। काशी के खूबसूरत घाटों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गंगा ने शहरों की गलियों का रुख करना शुरू कर दिया है। वाराणसी के 40 से ज्यादा घाटों ने जल समाधि ले ली है। घाटों की सीढ़ियां पानी में खो गई हैं। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सूर्य नमस्कार को समर्पित हाथ की 4 आकृतियां धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगी हैं। वाराणसी में हर गुजरते पल के साथ गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा लगभग 2 मीटर बढ़ चुकी है और फिलहाल जो रफ्तार है बढ़ाव का वो
5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ की वजह से हालात बदले हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सामने आप देखिए कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये 3 आकृतियां हैं, 3 हाथ के निशान हैं। अब ये धीरे धीरे पानी के आगोश में जाते जा रहे हैं और इन 3 हाथों के साथ ही एक चौथा जो हाथ है, आप देखिए कि लगभग इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर के आसपास है, वो भी धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता जा रहा है। घाट की सीढ़ियां हो या फिर छोटे बड़े जो मंदिर हैं, ये सब कुछ बिल्कुल पानी में समाहित हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वाराणसी के घाटों पर इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा है वो देखने को मिल रहा है। शहर के नगवा, अस्सी घाट, सामने घाट, मारुति नगर, कोनिया, सरैया सहित अन्य क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रैन बसेरे शुरू करने और उसमें हर जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। गंगा के उफान के चलते अब प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जल पुलिस और सिविल पुलिस को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अटक चुका है, जिसके बाद सरकार के बिल को संसदीय कमेटी में भेजने की सिफारिश कर दी है। और आखिर इस संशोधन अधिनियम में ऐसा है क्या जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? There was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बवाल। लोकसभा में अटका वक्फ संशोधन बिल को संसदीय कमेटी में भेजने की सिफारिश। वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में अटक गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया, लेकिन भारी विरोध के चलते ये विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका। ऐसे में अब इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बिल को लेकर संसद में हंगामा बरपा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का तमाम विपक्षी दल भारी विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को समाज को बांटने वाला बताया है।